दिनेश गुप्ता जी नमस्कार। अ, नमस्ते सर। नमस्कार, इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, इस शो के लिए निकाला है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस शो का सर हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि हम यूथ को मोटिवेट कर सकें ताकि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सके, सक्सेस को हासिल कर सके। आज इस शो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने में आपने जिंदगी में किस तरह से संघर्ष किया। पहले तो इस 12वें एपिसोड के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर आपको। इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आए, संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस सक्सेस जो जिसमें आपने मुझे आमंत्रित किया। मैंने आपके सारे एपिसोड्स देखे और बहुत अच्छे अच्छे आपने बुद्धिजीवियों को यहाँ पर बुलाया है। ये जो स्टेज है बुद्धिजीवियों का स्टेज है और आपने उसमें मुझे आमंत्रित किया, तो मैं अपने आप को बहुत सागर जी बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप हमारे लिए भी एक खुशी की बात होती है कि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ते हैं जिन्होंने लाइफ में सक्सेस को हासिल किया हो। तो आपने किस तरह की आपकी लाइफ की जर्नी रही है। जर्नी जो थी, जो बचपन था हमारा बहुत साधारण ही होता है। जिन्हें मैंने काफ़ी लोगों की स्टोरी पढ़े हैं, 10,500 किताबें मैंने स्टडी कर किया है। और एक एक चीज़ समझ में मुझे आई कि जितने भी शुरुआत हुई है ना, तो सब महान लोगों की शुरुआत छोटे से हुई है। यानी एक मध्यम वर्ग से शुरू हुई है, कोई गरीब तबके के लोग थे, कोई गरीब से भी नीचे तबके के लोग थे, जो किस तरह से लोग अपना जीवन बिता रहे थे। तो हमारा जीवन भी वैसे ही था। हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। कोई पूछता था कि 10वीं के बाद आप क्या करोगे, तो हम यही सोचते थे कि हम भी जो हमारा पुश्तैनी है बिजनेस, वही हम भी करेंगे और वैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो मैं या आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था। आईटीआई जो होता है टर्नर फिटर मशीनिस्ट की पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करते समय मुझे लगा मेरा जीवन इसी में चला जाएगा। आईटीआई जो होता है ना, टर्नर फिटर मशीनिस्ट होता है, जिसमें मैं लेथ मशीन का काम किया करता था। लेकिन उसी समय जी एक सर हमारी ज़िंदगी में आए। जिस तरह से आज आपने मुझे बुलाया है सर, सागर जी आपने मुझे आमंत्रित किया, ऐसे ही हमारे आईटीआई में एक सर वहाँ पर आए थे। और उस समय मैं ऐसा सोचता नहीं था कि ये मोटिवेशन सेमिनार वेमिनार, ये संघर्ष द सक्सेस, ये कुछ काम करता है। मुझे इस पर विश्वास नहीं था। लेकिन क्या होता है, विश्वास वो चीज़ है साहब, जो खुद खाओ तब समझ में आता है। जो ना कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, हम बचपन में एक ऐड देखते थे। तो जी विश्वास एक ऐसा एक एक गूंगे का, बोलते हैं ना, गूंगे का गुड़ होता है। ये जो खाता है बस उसी को ही समझ में आता है। बाकी लोग तो बस वो देख रहे हैं कि ये क्या चॉकलेटी कलर का क्या चीज खा रहा है, लेकिन जो खाता है उसको पता होता है कितना मीठा था। तो जब मैंने वो जी वेबिनार से जब मैंने वो सेमिनार अटेंड किया लाइव, हम नीचे बैठ के सुन रहे थे। वो सर स्टेज पर बैठे थे, हम नीचे बैठे हुए थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। मैं सारे युवाओं को इस संघर्ष के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का ईच एंड एवरी, अगर उस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 600 के 600 बच्चे अपने फील्ड के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। किसने रोका है? आज हमारे रजनीकांत जी का जन्मदिन है। आज जो तारीख है उस तारीख के अंदर रजनीकांत जो लेजेंड है, जिनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है, एक बस कंडक्टर का काम करते थे और बस कंडक्टर करते करते उन्होंने आज उनको फिल्म सिटी, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के, वो पुरस्कार मिला उनको, डॉक्टरेट मिला हुआ है। तो वो अपने फील्ड के डॉक्टर बन गए। तो बस इसी लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। सागर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, इसी इसी लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। जिसके पास कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था, जो पता नहीं था क्या बनने वाला है, लेकिन वहां से मुझे लगा मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। और आईटीआई के बाद फिर मैंने इंजीनियर बनने की खोज शुरू की और पॉलिटेक्निक में जाकर मैंने एडमिशन लिया। पहले साल मुझे एडमिशन नहीं मिला, मैं दूसरे साल चला गया, दूसरे साल में मुझे एडमिशन मिला। फिर मेरा डिप्लोमा हुआ। पार्ट टाइम डिप्लोमा 4 साल का था, दिन में अगर मैं करता तो 3 साल का होता। पार्ट टाइम मैंने 4 साल का डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद डिग्री इंजीनियरिंग की। फिर आईआईटी बॉम्बे से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम्बेडेड सिस्टम, जो एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम होता है, आईआईटी बॉम्बे में कोर्स था जो मैंने किया। तो सागर जी, मेरी शुरुआत जो हुई थी आईटीआई से हुई थी। आईटीआई जो होता है
टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग होती है, ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी और हम पहुँच गए थे आईआईटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के लिए। तो ये शुरुआत और ये मेरा शुरू का जो दौर था ऐसा था। तो आपने आज की डेट में आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? हाँ, आज के अभी भी आप इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग जो डिग्री मैंने हासिल की, मैंने उसके बाद करीब 14 साल मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया और फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ा। मेरा एक ड्रीम था कि मैं 10 साल का मेरा प्लान था, 10 साल, यानी 10 साल मैं कहीं पर नौकरी करूँगा, फिर 10 साल मैं टीचिंग करूँगा, 10 साल मैं बिजनेस करूँगा और 10 साल मैं खेती करूँगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 साल मैं नौकरी करूँगा, 10 साल मैं कहीं टीचिंग करूँगा, कहीं मैं पढ़ाऊँगा। जो मैंने 10 साल सीखा हूँ वो 10 साल मैं पढ़ाऊँगा और वो 10 साल, ये 20 साल का अनुभव लेके मैं बिजनेस करूँगा। 30 साल का अनुभव मैं अपने जो खेती करने का मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं खेती भी करूँगा। ये मेरे चौथा पड़ाव का था मेरा ड्रीम। तो इस तरह से मैंने करियर को सेट किया हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग में 10 साल दिए, उसके बाद मैंने 6 साल मैंने टीचिंग में दिया, 6 साल मैंने टीचिंग में निकाला और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का 2019 में मैंने खुद का बिजनेस चालू किया और जो स्टार्टअप है। और उसके बाद अब देखो 10 साल कहाँ तक चलता है, ये उसके ऊपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो युवा होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका अपने किसी भी एक गोल पे फोकस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी को देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन आइडल देख रहा है तो उनको लगता है कि हम भी सिंगर बन जाए, तो उनके माइंड में वो चीज़ चलना शुरू होती है। उसके बाद जब शो चेंज होता है, डांस इंडिया डांस करता है, तो वो डांसर बनना चाहता है। कंफ्यूज हमारा जो यूथ है कंफ्यूज रहता है, तो कैसे वो अपने आप को फाइंड आउट करे कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या मतलब वो क्या अपनी लाइफ में करना है। हमारा जो देश है ये महान देश माना जाता है, महान में से भी महान देश है भारत देश। ये इसलिए नहीं बोला जाता है कि ठीक है हमारी संस्कृति बहुत महान है, बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया है, देवताओं की भूमि मानी जाती है, लेकिन सब इसको महान जो बोला जाता है ना, वो इसलिए कहा जाता है ये युवाओं का देश है। भारत देश जो है, हिंदुस्तान देश जो है, ये युवाओं का देश है और यही युवा का जो एनर्जी है ना, यही सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि माइंड सेट। हमारे घर में सोफा सेट है, हमारे घर में बर्तन का सेट है, हमारे घर में डायमंड का सेट है, हमारे घर में बिस्तर का सेट है, लेकिन हमारा माइंड सेट ही नहीं है। और मैंने कई पेरेंट्स लोगों को जब मैं काउंसलिंग करने जाता तो एक बात मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, आपको बच्चे को जो बोलना है, जो करना है करने दीजिएगा, सिर्फ आपको ऑब्जर्वर बनना है। वो बोलेगा कि कभी उसका मन करेगा, बचपन में बोलेगा मैं पायलट बनूंगा, फिर बोलेगा मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, फिर वो बोलेगा मैं इंडियन आइडल में जाऊंगा, फिर उसको ऐसा उसको जाने दीजिएगा। कहीं ना कहीं जिसे हमारे स्टीव जॉब्स ने कहा है कनेक्ट टू डॉट। जितने भी आपको कोर्स करने का मौका मिल रहा है, जितना भी पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, जहाँ जहाँ आप जा सकते करते रहिएगा। और जब लास्ट में एक वक्त आएगा, मैं आईटीआई में चला गया था, मैं फिर से अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं आईटीआई में चला गया था, मैं आईटीआई में, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भले मैं आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं रोज वहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव करता था। मैं कभी वो चेस जो ना शतरंज जो होता है, मैं लोखंड का मैंने शतरंज बनाया था, मशीन के ऊपर वो जो राउंड जैसे प्यादा होता है, राजा होता है, वजीर होता है, घोड़ा होता है, ये सब मैंने लोखंड के बनाए थे लेथ मशीन पे। अगर उस समय मुझे पता होता गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, तो मेरा 94 में ही रिकॉर्ड बन जाता। मैं 94 और 96 के बीच में मेरा रिकॉर्ड बन जाता कि विश्व का पहला लोखंड का जो बनाया हुआ है, एक बच्चे ने 10th में 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे ने वो लोखंड का बनाया हुआ है। ठीक है, उस समय नहीं पता था, उस समय मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल जाता या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरा उस समय बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें युवाओं को, जो आपने जो सवाल पूछा है, युवाओं को सबसे पहले माइंडसेट करना जरूरी है। सबसे पहला काम माइंडसेट कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके अपने करियर की शुरुआत करने के लिए एक कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिएगा। हमारे पास करोड़ सब्जेक्ट है, करोड़ काम है साहब, करोड़ काम है, करोड़, यानी जितने लोग हैं उतना काम है, जितने घर है उतना अपने पास डिजाइन है। आप पत्ते देखेंगे ना कभी, आप, मैं सभी इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, सागर सर तो आप खुद ही हेल्थ कोच हैं आप, जितने पत्ते बनाए सभी पत्ते अलग हैं, सभी पत्तों की खासियत है।
कोई भी पत्ते का आप देखेंगे ना, कोई भी पत्ते की डाली, कोई भी पत्ता एक दूसरे को मैच नहीं होता है। ये मेरे दोनों हाथ भी एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे, ये दोनों हाथ अलग है साहब, ये दोनों हाथ अलग है, अलग है, ये मैच नहीं करेंगे, दोनों हाथ अलग ही है ये। तो हर इंसान यहाँ पर अलग बना है, और युवाओं को सबसे पहले माइंडसेट सेट करना है। आपने बोला कि मैं माइंड गुरु हूँ, मैं माइंडसेट गुरु हूँ सर। ये मैंने नहीं, ये हमारे गुरु ने हमें बताया है, उनकी कृपा थी कि मैं वो बन पाया हूँ। तो ये माइंडसेट क्या होता है साहब, हमारे पास बहुत सारे बिलीफ सिस्टम आते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ अच्छा करता हूँ, ये चीज़ नहीं अच्छा करता हूँ। और इससे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और यही बिलीफ सिस्टम बन जाता है हमारा माइंडसेट। एक बिजनेसमैन कब बनता है सागर सर, एक बिजनेसमैन उस समय बनता है जब उसका माइंडसेट सेट हो जाता है। एक इंसान शादी कब करता है, जब उसका माइंडसेट सेट हो जाता है। एक 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 जो गृहिणी होती है, जो एक दुल्हन होती है, वो माँ कब बनती है, जब उसका माइंडसेट होता है कि नहीं अब मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ, तब उसका वो माँ बन जाती है। इसी तरह से एक युवक जिस दिन उसका माइंडसेट हो गया तो उसके पास जिम्मेदारी आ जाती है, उसको जल्दी उठने लगता है, फिर वो इधर उधर वो फोकस जो है ना एक ही जगह फोकस करने लगता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनका माइंडसेट 16 साल की उम्र तक, उन्होंने 16 साल की उम्र में पहला किला जीता था। उन्होंने अपने माइंड को सेट कर दिया था कि मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी है, मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी है। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ वॉरेन बफेट का। 9 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उनका भी मन भटक रहा होगा सर, ऐसा नहीं है, उनका भी मन भटक रहा होगा कि चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं, थोड़ा इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, ये करते वो करते, टीवी देखते, नहीं। लेकिन उन्होंने 9 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट किया था। मैं सारे युवाओं को कहना चाहता हूँ, मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हमारे जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर साहब का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला मैच खेला था, 16 साल, यानी उनका माइंडसेट क्लियर था। लगता है कि मेरे वाइब्रेशन से बोलो या मेरी आवाज़ से बोलो, कंप्यूटर बंद हो गया, पूरा सिस्टम ही बंद हो गया था, मुझे भी पता नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि बादलों ने हमसे साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, गर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी तमन्ना है वहीं आशियाना बनाने की। क्योंकि लाइफ में कभी भी अगर किसी भी तरह की नेगेटिव जो सिचुएशन आती है उससे अपने आप हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन लेने वाला था कि आपने अभी कहा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें फोकस की जरूरत है। ठीक है कि हमारा युवक किसी एक लक्ष्य पे फोकस करता है। जब भी हम किसी जर्नी में निकलते हैं तो अगर उसमें फेलियर अगर आ जाए तो वहाँ पे लोग हताश नाराज हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके साथ कोई ऐसी परिस्थितियाँ आई हो कि आपको लगा हो कि जिस लाइन में या जिस मैं चल रहा हूँ वो शायद ना हो पाए, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है ऐसा। आई है तो आपने उसे कैसे टैकल? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हमने जर्नी की शुरुआत कर दी थी और मुझे लगा मुझसे नहीं होगा। सच बताता हूँ, डिप्लोमा मैंने एडमिशन ले लिया, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत सारे मेरे सब्जेक्ट में मुझे केटी लगे थे, यानी बैकलॉग लग गए थे, पहले साल में ही लग गए थे, क्योंकि सचमुच में मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एडमिशन तो हमने वो सर की बात सुन के हमने ले लिया कि हर स्टूडेंट स्कूल का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र का बन सकता है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे पहले साल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं आ रहा था। और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो मेरी पहली किताब आई थी 2006 में, उसमें मैंने वो संस्मरण लिखा हुआ है कि मुझे पहले साल बहुत सारे केटी लगे हुए थे, यानी इतना था कि शायद अगर उसमें से एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता ना तो शायद मुझे कॉलेज बोलते कि भाई आप गुड बाय 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 कर देते। लेकिन ऐसे समय में एक सर को मिला, मुझे मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छी बात क्या हुई, संघर्ष तो करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, दुख तो आए, बहुत सारी मुसीबतें भी आए, लेकिन हर मुसीबत के साथ ना कॉइन की दूसरी तरफ एक सोल्यूशन भी आया। तो हमारे कॉलेज में एक सर थे, पाटिल सर थे, और मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर आपने मुझे मार्क्स नहीं दिया। मार्क्स देना ही भूल गए क्या आप? बोले नहीं मार्क्स नहीं, आपने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं क्या मार्क्स दूँ। तो मेरा साहब मैं ट्राई करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद रहता है, मैं क्या करूँ। तब उन्होंने एक बात बताई और एक कहानी उन्होंने बताई। ये कहानी थी
विवेकानंद जी की। वो कहीं रास्ते से जा रहे थे और जंगल का ही कोई रास्ता था, ये वाराणसी साइड की बात है। और वो जब जा रहे थे तो उनके पीछे कुछ बंदर भागने लगे और ये 4-5 बंदर उनके पीछे भागने लगे। वो थोड़े डर गए, क्योंकि इंसान को तो आप बोल सकते ना जानवर को, बंदर को आप क्या बोलोगे। वो भाग रहे थे और वहां पर एक साधु ने उनको देखा। वो बोले भाई क्यों आप उससे डर के भाग रहे हो, एक बार उसको नजर मिला के देखो, एक बार उसको देखो, फिर देखो क्या होता है। बोले क्या होगा, बोले आप देखो तो सही। और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जो थे, नरेंद्र दत्त, उन्होंने क्या किया, नजर घुमा के उसको देखा और उसको देखने के बाद वो बंदर भागने लगे। हमारे सामने जब मुसीबत आती है ना, उसको देखिए साहब, उसको जब तक फेस नहीं करेंगे ना, वो आती रहेगा आती रहेगा। कोई काम है, इलेक्ट्रिक का बिल आया हुआ है और मैं उससे भाग रहा हूँ, कब तक भागूंगा साहब। घर का टैक्स आया हुआ है, भाग रहा हूँ, कब तक भागूंगा। बैंक का ईएमआई भरना है, भाग रहा हूँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कब तक भागूंगा। एक बार जाइए उधर, बात कीजिए साहब, ऐसा ऐसा है। और मेरा ऐसा मानना है कि दूध फटने पर ये जिंदगी एक्चुअली है क्या, आपको इस 2 लाइन के अंदर मैं बता देता हूँ। मेरी किताब आई थी, उस किताब के अंदर, मेरी 9वीं किताब थी वो, टोटल 14 किताब मेरी मैं लिख चुका हूँ। 15वीं किताब मेरी 20 तारीख को होटल ताज में वो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो 9वीं किताब थी दैनिक जीवन में भगवत गीता, उसका 30 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, जिंदगी क्या है। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। क्या बात है, सही। और जिंदगी जो है साहब, पनीर बनाने का ही नाम है। रोज आपके साथ कुछ होगा। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले ये पूरा सिस्टम ऑफ हो गया, थोड़ी देर पहले लाइट चला जाएगा, थोड़ी देर पहले आपका शायद नेटवर्क चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी होने के लिए हमें सावध रहना है, तैयार रहना, हमें ये मान कर ही चलना है कि रास्ते में धूप तो आने ही वाला है, तुम चल सको तो चलो, रास्ते में कांटे तो मिलने ही वाले हैं। कोई भी गलीचा का रास्ता आपको हर जगह नहीं मिलेगा, शायद कहीं पर आपको बारिश मिलेगा, तूफान मिलेगा, कहीं पर बर्फ गिरेंगे। जैसे हम अभी मनाली का हम देख रहे थे ना, मनाली का हम लोग देख रहे थे कि बर्फ वहां पे गिर रहे हैं, यहाँ पे धूप निकला हुआ है। और ये सब आते ही रहेंगे, धूप छाव आते ही रहेंगे। तो मैं सारे युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अगर कभी आप फेलियर भी हो गए, कोई बात नहीं साहब, ये एक सफलता का एक ये पायदान है, सफलता का एक पायदान है। उस फेलियर को कभी आप कब भूल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मेरे पैर का ना छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, और वो जब ऑपरेशन के बाद जब वो पट्टी निकालते ना, बहुत दर्द होता है साहब, बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो पट्टी ना वो पैर पे चिपका रहता है। वो जब आप खींचते हैं ना, वो जो खींचने का दर्द होता है ना साहब, बहुत गहरा होता है, वो उसी को ही पता है। तो उस समय जो सिस्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बोले गुप्ता सर, अभी आपको दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद आप भूल जाओगे कि आपके पैर का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि आपको दर्द पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज ये दर्द सहना पड़ेगा। तो फेलियर आ गए तो उसको छोड़िए मत, उसको देखिए। जी, अभी वही हुआ है कि कोरोना जब आया, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों का बिजनेस ठप हो गया। तो बहुत से लोग हैं जो सर पकड़ के बैठ गए। लेकिन इसी लॉकडाउन में ही बहुत लोगों ने कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी देखी। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी बिजनेस को लॉस किया है या फिर किसी की जॉब की है, तो अभी कोरोना में कैसे और कैसे अपने आप को या अपनी बिजनेस को बिल्डअप करें? ये जो सवाल है, ये मैंने कई मंच पर इस पर मैंने बात किया है, कई आर्टिकल्स। मुझे लगता है कि इन 2 सालों में कम से कम 1000 आर्टिकल मैं लिख चुका हूँ। 1000 आर्टिकल ये 2 साल के अंदर लिख दिए। कोरोना को ना आप हर मशीन के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर भी एक बटन है रीसेट। कोरोना को आप रीसेट का बटन समझिए। कोरोना जो है, इसको रीसेट, और ये पूरी दुनिया को रीसेट कर दिया इन्होंने। होता है ना, एक मोबाइल के अंदर एक फैक्ट्री सेटिंग होता है, कंप्यूटर के अंदर एक रीसेट बटन होता है। जब आपका पूरा मशीन हैंग हो जाता है, जब हम लोग मशीन पे काम करते थे, रोबोटिक मशीन पे, तो कभी कभी ऐसा होता था कुछ समझ में नहीं आता था, रोबोट उल्टा सीधा काम करता था। तो हम लोग क्या करते थे सागर सर, हम लोग एक रीसेट बटन दबाते थे। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी एक रीसेट बटन है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी एक रीसेट बटन है, हर जगह एक रीसेट बटन होता है। ये कोरोना था, इसने पूरे लाइफ को रीसेट कर दिया, पूरे माहौल को, संसार को रीसेट कर दिया। इसको आप एक थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिएगा। दूसरा, इसमें कौन लोग सर्वाइव कर पाए, उसको आप थोड़ा सा देखिएगा। जिन्होंने अपने आप को इमीडिएटली बदल दिया, जिन्होंने बदल दिया, जिन्होंने उनको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। 7 दिन तक तो मैं भी घर में बैठा था,
मैं भी घर में बैठा था, हम खिड़की में देखते थे, पूरा का पूरा सुनसान रहता था। हमने कभी बम्बई को बंद नहीं देखा था, लेकिन हमने देखा, और पूरा सुनसान रोड पे पूरा एकदम सब कुछ एकदम एक मातम जैसा छाया हुआ था। लेकिन 7 दिन के बाद 31 मार्च 2020 को मैंने सोचा कि आज एक रिकॉर्ड बनाएंगे। सवेरे उठा, मेरे लड़के को साथ में लिया, ना हमारे पास इंटरनेट की बहुत अच्छी सुविधा थी, कुछ भी नहीं था एकदम, यानी हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ सुविधा ऑफिस में थी, सब हमारा ऑफिस में लगा हुआ था, इंटरनेट ऑफिस में था, सब सुविधा ऑफिस में रखा था। घर में हमने कुछ रखा ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम उनको पता ही नहीं था, किसी को भी, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, फिर कंप्यूटर, हम जो हमारे पास एक घर में बच्चों का जो मेरा कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर पे मैंने बैठा, मोबाइल से मैंने इंटरनेट कनेक्शन दिया, मोबाइल से मैंने, और उस दिन हमने 1 घंटे में फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फोटो अपलोड करने का एक रिकॉर्ड बनाया। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फोटो, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन मैंने सवेरे सोचा था, सवेरे माइंडसेट किया था, आज दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। कौन सा रिकॉर्ड बनाऊंगा नहीं पता था, फिर ऐसे करते करते आइडिया आ गया कि फेसबुक पे सबसे ज़्यादा, फिर मैंने चेक किया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड बना है कि नहीं बना है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना था, उस समय तक नहीं बना था, उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्ड बने ऐसे, लेकिन उस समय तक ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं बने थे, और हमने उसकी शुरुआत की। और 31 मार्च को हम कंप्यूटर पे बैठे, और हम मोबाइल से इंटरनेट लेके हम अपलोड करते गए, और जाड़ी फाइल थी, सब के सब मोटे मोटे फाइल थे, ऐसे छोटे पतले फाइल नहीं थे, मोटे मोटे फाइल अपलोड करके विश्व में सबसे ज़्यादा फोटो अपलोड करने का हमने एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड उस समय बनाया था। तो कितने फोटो आपने डाले? वो फोटो थे, मुझे लगता है 250 के ऊपर फोटो थे 1 घंटे में। हाँ, लेकिन वो फाइल ज़्यादा मोटी फाइल थी, वो सब बड़े, यानी वो केबी वाले फाइल नहीं थे, सब एमबी वाले फाइल थे, ऐसे है। सही है, मतलब हाँ, ये तो नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव कर सकते हैं। सुरजीत जी है, इन्होंने हाँ। एक क्वेश्चन पूछा है, हाँ हाँ सर नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हाँ है? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, कोरोना का जो सवाल था उसी के अंदर इसका जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहले अपने, इन्होंने एक और भी पूछा था कि सर ये प्लीज गाइड करें कि कैसे फोकस करें। हाँ, ये सारी चीज़ अभी इसमें आपको मिलने वाले हैं। कोरोना का जो सवाल था, ये रीसेट बटन था। इस समय हमें नए माइंडसेट की जरूरत थी, जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम था उसको जाने दीजिएगा, नए माइंडसेट को अभी तैयार करना था। नया माइंडसेट क्या था सर, हम ऑनलाइन आ गए। आप सर, सागर सर, आप मुझे बहुत पहले से ही जानते थे, हम लोग बहुत पहले से कनेक्टेड थे, लेकिन ये थैंक्स है कि ये ऑनलाइन का जो जमाना, कोरोना ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। ऑनलाइन हमारे पास था ही, हमारे पास ये हुनर पहले से ही था, ये हमने कोई नई चीज़ हमें नहीं मिली, हमारे पास ऑनलाइन पहले से था। जूम ऐप्स हमारे पास पहले से था, 2018 में ही मेरे मोबाइल में जूम ऐप्स था, लेकिन हमको पता ही नहीं था कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बाकी लोग को भी पता होना चाहिए ना, मेरे को पता हो कि नहीं चलेगा। सिर्फ अगर व्हाट्सएप सिर्फ मेरे मोबाइल में है तो काम करेगा क्या, अगर फेसबुक सिर्फ मेरे पास है तो काम करेगा क्या, नहीं, ये सबके पास होगा तो ही काम करेगा। तो नए माइंडसेट को हमें सेट करना पड़ेगा। दूसरा, इसी कोरोना ने हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई। पहली, अपने आप को हमेशा बदलते रहिए अपने आप को बदलते रहना है, अपने आप को हमेशा नए चीज़ें सिखाते रहिएगा। जो किसी ने सवाल पूछा है कि निगेटिव में पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए तीसरा जो मैं हमेशा आपको बोलना चाहूँगा, हम लोग कोरोना में बच गए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपको रोज़ धन्यवाद देना है, कितना भी निगेटिव हो जाए धन्यवाद देना है। और धन्यवाद इसलिए नहीं देना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, धन्यवाद इसलिए देना है कि आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, आपकी आंखें काम कर रही है, आपके कान सुन रहे हैं, आपके ओठ चल रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, आपके 10 उंगलियां हैं, आपके 10 पैर में 10 उंगलियां हैं, आपका हाथ पैर सब सलामत है, उसको धन्यवाद दो। कैसे कैसे लोग कोरोना में गुजर गए, 2-2 हज़ार लाशें रोज निकलती थी हॉस्पिटल से, समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आपको निगेटिव में पॉजिटिव जाना ना, सिर्फ एक वर्ड है, धन्यवाद। धन्यवाद दीजिएगा, जैसा भी है। शायद हो सकता है कि आज आपको पानी नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा खाने के लिए कम मिलेगा। एक पर्सन था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर वो घटना लिखी हुई है। पनडुब्बी में एक आदमी 1 महीने तक पानी के अंदर था, पनडुब्बी के अंदर 1 महीना तक पानी में था, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे साहब। और फिर क्या हुआ, वो ऊपर अचानक में वो पानी के बाहर आ गया, और पत्रकारों ने पूछा, बताइए, मैसेज दीजिए, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। और उस इंसान ने जो बात कही, ये हम सब के लिए लागू होता है।
उस इंसान ने कहा अगर पीने के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है और खाने के लिए शुद्ध भोजन मिल रहा है ना, तो इंसान को किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना मिल रहा है ना, किसी चीज का शिकायत मत कीजिएगा। निगेटिव होता रहेगा, ये सफलता का एक हिस्सा है, सफलता का एक हिस्सा है। जब लेखक जब पिक्चर की कहानी लिखता है ना, तो बुरा कैरेक्टर भी वही बनाता है। अमरीश पुरी का भी कैरेक्टर वही लिखता है और शक्ति कपूर का भी कैरेक्टर वही लिखता है, शाहरुख खान को भी वही बनाता है और अमिताभ बच्चन को भी वही बनाता है। ये कोई और लोग नहीं बनाते हैं। शक्ति कपूर का डायलॉग भी वही लिखता है जो शाहरुख खान का डायलॉग लिख रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ? वही पर्सन आपके लाइफ में निगेटिव डाल रहा है जो आपके लाइफ में आगे पॉजिटिव देने वाला है। बस वेट कीजिएगा, वेट वॉच विथ वंडर, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो होगा वो अच्छा ही होगा। बस इतना विश्वास के साथ आपको जिंदगी जीना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। साहब सोचिए 94 में लेथ मशीन पे काम करने वाला आदमी आज यहाँ पर आपके साथ बैठा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि। मैं आपसे ज्यादा मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस मंच पर आके आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो बस मिराकल होते हैं साहब। कहाँ पे बस कंडक्टर महाराष्ट्र और बेलगांव, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे बस कंडक्टर का काम करने वाला आदमी को सुपरस्टार, जो अमिताभ बच्चन का लेवल का जिनको माना जाता है, सोचिए ये क्या है? मिराकल है? नहीं तो क्या है? मिराकल है। बस धन्यवाद देते रहिएगा, हर चीज में धन्यवाद दीजिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि इसे कहते हैं कि नेगेटिव में पॉजिटिव होना। क्योंकि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं आज से 3 साल पहले ये सोचता था कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत लोगों के इंटरव्यूज लूँगा। तो तब मुझे लगता था कि अभी मुझे कैमरा खरीदना पड़ेगा, फिर ट्राइपॉड, ये तो ये चीज़ें मैं बाद में करूँगा, पहले तो और करता हूँ। लेकिन लॉकडाउन में एक अपॉर्चुनिटी बन गई। अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक लैपटॉप या एक मोबाइल लेकर के भी हम इस प्रोग्राम को शुरू कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में सभी लोगों ने ऑनलाइन होना सीखा, सभी लोगों को आज के इंटरनेट की वैल्यू पता लगी, अपडेट हुए लोग। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी ये पॉजिटिव था। तो इसके अलावा दिनेश गुप्ता जी, आप कोई ऐसे कोई संदेश हमारे युवाओं को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश जो है, केवल 3 बातें मैं बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, केवल 3 बातें। सबसे पहले ना, आप जो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, माइंडसेट कीजिए मुझे करना है। पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। जिन्होंने उस चीज़ को हासिल किया है, जैसे मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से मैं पूछता था रिकॉर्ड कैसे बनता है। मैंने कभी देखा ही नहीं था रिकॉर्ड बनने वाले कैसे होते हैं, उनका स्किन कैसा होता है, उनके हाथ कैसे होते हैं, हमको पता ही नहीं था। लेकिन हम उनसे बात करते थे, फ़ोन से हम नंबर निकालते थे। गिनीज़ बुक में मुझे नाम डालना था, गिनीज़ बुक में जो मेरा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो आपके लाइफ में ना, जो आप करना चाहते हैं, पहले माइंडसेट कीजिएगा, उसके एक मेंटर को ढूंढिएगा जिन्होंने उस चीज़ को हासिल किया है। अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, आप कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तो उनके मेंटर को मिलिए। वो आपको आपका 5 साल बचा देंगे, आपका 5 साल जिंदगी का वो बचा देंगे आपको, जिन्होंने वो चीज़ हासिल किया है। कोई बिजनेस डालना चाहता है, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पर है, कम से कम आप यहाँ पर तो रहोगे, नीचे तो नहीं रहोगे, जमीन में तो नहीं रहोगे, कम से कम उसके कुछ तो थोड़ा नीचे रहेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंडसेट को सेट कीजिएगा, आप करना क्या चाहते हो। दूसरा, अच्छी संगत में रहना शुरू कर दीजिएगा, या आप जो करना चाहते हैं उनकी संगत को पकड़ लीजिएगा। वो आपको जल्दी आने नहीं देंगे, एंट्री वहाँ पे आने नहीं देंगे, लेकिन आप वहाँ पे घुस सकते हैं, आप वहाँ पे घुस सकते हैं। मैं ITI था, मैं इंजीनियर लोगों के ग्रुप में मैं पहले घुसा, जो डिप्लोमा वाले के ग्रुप थे मैं उसमें घुस गया। फिर उसके बाद मैं डिग्री वालों के ग्रुप में घुस गया। जिन 4 लोगों के साथ आप रहते हैं ना, सागर सर बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिन 4 लोगों के साथ हम रहते हैं ना, हम 5वें वैसे बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे रतन टाटा साहब हैं, यहाँ पे नारायण मूर्ति साहब हैं, यहाँ पे अंबानी साहब हैं, यहाँ पे अडानी साहब हैं, अब ये चारों के साथ मैं बैठा हूँ, तो लोग मुझे क्या समझेंगे? मुझे क्या समझेंगे कि ये भी शायद उनके लेवल का कोई आदमी होगा। भले ही इनका चेहरा तो मैं जानता नहीं, लेकिन शायद इनके साथ बैठा है तो ये भी शायद उन्हीं में से कोई होगा। तो जिस संगत में हम रहते हैं ना, उनका असर हमारी जिंदगी में रहता है और जिंदगी भर रहता है। उनका असर जिंदगी में रहता है और जिंदगी भर रहता है।
तो हमें 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 ऐसे संगत को पकड़ना है, ऐसे ग्रुप को पकड़ना है, ढूंढते रहिएगा ऐसे लोगों को पकड़। अभी मुझे एक बिजनेस, मैं अभी बहुत जल्दी हम लोग एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे हमारी कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स देते हैं लोगों को, लोगों के टैलेंट को हम सर्टिफाइड करते हैं। लोग जो लोग कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। लोग बोलते हैं आपका मोटो क्या है, तो मेरा मोटो बहुत सिंपल है, योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस, योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस। बस आपके अंदर की ग्रेटनेस को बाहर निकालना ही मेरा बिजनेस है। तो तीसरा जो संदेश है, अब युवाओं ने माइंडसेट बना लिया है, युवाओं ने अच्छे संगत को भी पकड़ लिया है। अब वो फेल कहां पर होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और फेल होने का एक ही कारण है साहब, वो स्टार्ट नहीं करते हैं। START, स्टार्ट, शुरुआत कर दीजिए। आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हैं, आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हैं, आप जो सोचते हो वो सोच सकते हैं। बस सोचिए और बनिए और शुरुआत कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ सारे, क्योंकि अब बहुत हो गया सोच के, हमने 2 साल सोचा, अब वक्त आ गया है जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और उसके लिए बस एक ही चीज है, वो है स्टार्ट। अभी भी बहुत सारे ताजमहल बन सकते हैं, अभी भी बहुत सारे रिलायंस कंपनी बन सकते हैं, अभी भी बहुत सारे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बन सकते हैं, अभी भी बहुत सारे अडानीज बन सकते हैं, अभी भी बहुत सारे डीमार्ट बन सकते हैं। बस शुरुआत करनी बाकी है, शुरुआत कर दीजिएगा। जी जी, बहुत खूब। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड आप कह रहे हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये हमारा स्टार्टअप है। 2019 में हमने शुरुआत की थी। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाने के बाद मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ। हम ट्रेनिंग में तो 2006 से ही हैं, ट्रेनिंग तो हम 2006 से दे रहे हैं, और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। लेकिन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए और भी कुछ चीज़ें चाहिए। यानी इंसान सिर्फ रोटी पर नहीं जीता, ये हमको समझ में आ गया। इंसान सिर्फ रोटी पर नहीं जीता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे इस संघर्ष प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आज हमारा 12वां एपिसोड है, और हमारे सागर सर के इस प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहता हूँ, इंसान सिर्फ रोटी पर नहीं जिंदा रहता है, इंसान को और भी कुछ चाहिए। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड वही और भी जो कुछ चाहिए वो देता है इंसान को। जो क्योंकि हमारी जो टैलेंट होती है उसको कहीं ना कहीं पहचान देने की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड मात्र 2 साल में 4थे नंबर की कंपनी बन गई है। 4थे नंबर पे हम लोग आ गए हैं, और उसके आने का सिर्फ एक ही कारण है, आने का एक ही कारण है, जो हम प्रॉमिस करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। और जिनके पास भी टैलेंट है, जो लोग हमारे युवा देख रहे हैं, पूरा भारत हमको सुन रहा है, विदेश में मुझे बताया गया है कि 21 देशों में इस एपिसोड को देखा जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। तो कोई भी, ये कोई बैरियर नहीं है यहाँ पर, आपका टैलेंट लिमिटलेस है। बस उस टैलेंट को आपको ढूंढना है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। जैसे मैंने एक A4 साइज में हमने गणपति बनाया था, जिसमें 161 गणपति हमने बनाया था। कल ही के दिन हमने एक रिकॉर्ड दिया जिसमें 100 लोगों ने साहिर लुधियानवी, उनके ऊपर उन्होंने 100 गीत गाए थे। उनके 100 अलग अलग लोगों ने राष्ट्र के सबसे अमीर कॉरपोरेशन जिसको बोला था BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके सारे कर्मचारी थे, उन्होंने मिलकर वो रिकॉर्ड बनाया। 8 घंटे में 100 गाने उन्होंने गाए, और पूरे गाने गाए, हाँ, कहीं कुछ शॉर्टकट वाला नहीं था। अभी मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा एक रिकॉर्ड बन रहा है, अभी 12 घंटे का एक रिकॉर्ड बन रहा है, जिसमें 12 देशों से, यानी 12 तारीख 12वां महीना 12 कंट्री और 12 ट्रेनर, 12 ऑथर, 12 बुक्स आज लॉन्च होने जा रहे हैं। ये पूरा 12 का आज पूरा 12 बजे से लेके 12 बजे तक का जो चल रहा है, अभी एक रिकॉर्ड हमारा चल ही रहा है वहाँ पर, और वो रिकॉर्ड भी बाजू में चल रहा है और मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारी इन्विजिलेटर टीम उसको पूरा ऑब्जर्व कर रही है। तो जिनके पास भी हुनर है, जिनके पास भी टैलेंट है, वो यहाँ पर आ सकता है और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता है साहब। जो रिकॉर्ड बनाते हैं उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता है साहब, उनकी रगों में जुनून दौड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब दिनेश सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो मैं आपका एक बार फिर से, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, इस प्लेटफॉर्म पे आप आए, अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कविता, अगर आप इजाजत है तो समय का, तो एक कविता सुनाना चाहता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। ये कविता मैं बहुत जगह मैं सुना चुका हूँ ये, और ये प्लेटफॉर्म पर भी मैं, क्योंकि ये युवाओं का प्लेटफॉर्म है। तो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे,
सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में तपकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर, दिल से आभार। बहुत 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 आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थे आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने आज हमारे लिए बहुत से अच्छी अच्छी इन्होंने बातें बताई। तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आप अपना माइंड सेट करें, यानी कि अपना एक गोल एम आप तैयार करें, उसमें फोकस्ड रहें। और दूसरा है, उन्होंने कहा कि आपकी जो संगत है